नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू रिहैब में। हेल्थ क्यू एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। और इसीलिए मैं लेके आती हूँ एजुकेशनल वीडियोस जो अलग-अलग हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर, स्पेशली मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसके बारे में। क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और यही मेरा एरिया ऑफ वर्क है। तो इसलिए मेरे ज़्यादातर वीडियोस इन सारे टॉपिक्स पे रिवॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके में एक्सप्लेन करने की या समझाने की कोशिश करूंगी कि सेरिब्रल पाल्सी पहले तो होता क्या है, इसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, क्यों होता है ये और इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों ये वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, मैं फिर से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, जिन बच्चों को सेरिब्रल पाल्सी या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो पहले कहीं न कहीं पूरे अच्छी तरीके से इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, ये थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स है। और अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ पाते हो, तभी आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये समझ पाएँगे। क्योंकि अक्सर जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें कहीं इनकम्प्लीट सा लगता है। उन्हें लगता है कि उन्हें सही से गाइड नहीं किया जा रहा डॉक्टर्स के पास से। लेकिन एक्चुअली ये डॉक्टर की गलती नहीं होती है। अगर आप प्रॉब्लम को सही से समझेंगे तो आप समझ पाएँगे कि डॉक्टर्स हमेशा आपको मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में ही लिमिटेशंस कुछ ऐसी है कि कोई आपको 100% इसमें क्योर नहीं दे पाता। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को समझोगे तो आप समझ पाएँगे कि इसमें कैसे काम किया जा सकता है, आगे इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है और आप बच्चे को कितना लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस दे सकते हो। तो इस वीडियो से मैं इन सारी इन्फॉर्मेशन को सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक के। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं सेरिब्रल पाल्सी को एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ जो बच्चे का जो ब्रेन होता है या जो आप बोलते हैं मस्तिष्क होता है, इसमें चोट लग जाती है। ये इंजुरी हो जाती है। ये इंजुरी बच्चे को बर्थ यानी जन्म के पहले भी हो सकती है, बर्थ यानी जन्म के दौरान भी हो सकती है या पोस्ट बर्थ यानी जन्म के बाद भी हो सकती है। अधिकतर ये इंजरी डायरेक्ट सी इंजरी नहीं होती, मतलब डायरेक्ट हिट या मार लगने की वजह से नहीं होती। कई बार जेनेटिक कारणों की वजह से, कई बार ब्लड सही तरीके से अगर ब्रेन में नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन सही तरीके से ब्रेन में नहीं पहुंचता है, इस वजह से होता है। या कई बार अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तब ब्रेन की जो एरिया है ये डैमेज हो जाते हैं और इस डैमेज की वजह से सेरिब्रल पाल्सी ये डिसऑर्डर होता है। तो बच्चे का जो पूरा शरीर है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जो दिक्कत या प्रॉब्लम होती है वो ब्रेन के अंदर होती है। और जो हिस्सा ब्रेन का डैमेज हो गया, उस हिस्से के जो भी फंक्शंस होते हैं या उसके जो काम होते हैं, वो काम करने की जो क्षमता होती है बच्चे की, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए सेरिब्रल पाल्सी को एक मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि अक्सर सेरिब्रल पाल्सी डैमेज की वजह से बच्चे की जो चलने फिरने की या फिजिकल एक्टिविटी करने की जो क्षमता होती है ना, ये कम हो जाती है या हैम्पर हो जाती है। ये क्षमता कम या तो डैमेज ऑफ ब्रेन जैसे मैंने कहा, इसके वजह से होती है, बिफोर बर्थ यानी जन्म के पहले, ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर बर्थ। तो ये है बेसिकली एक सिंपल फॉर्म में सेरिब्रल पाल्सी आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो सेरिब्रल पाल्सी है ना, ये अलग-अलग तरीके के भी होते हैं। और ये किन तरीके के सेरिब्रल पाल्सी, ये पूरा-पूरा डिपेंड करता है कि कौन से ब्रेन की एरिया में डैमेज हुआ है। और उसी ब्रेन के एरिया के डैमेज के चलते आपको कुछ सिम्पटम्स या कुछ फिजिकल अपीयरेंस देखने मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग एक सेरिब्रल पाल्सी पीड़ित बच्चे को किसी किसी कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं या उसको रखने की कोशिश करते हैं, और उस कैटेगरी का पूरा ट्रीटमेंट प्रोग्राम या फिर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हम लोग बनाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अलग-अलग हिस्से जो ब्रेन के होते हैं जिसमें डैमेज होता है, उसके अकॉर्डिंग या उसके डिपेंडेंसी पे हम अलग-अलग टाइप के सेरिब्रल पाल्सी के कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन करते हैं। कुछ कॉमन कैटेगरी या कॉमन क्लासिफिकेशन जो सेरिब्रल पाल्सी में किया जाता है, उसमें एक होता है अटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी। अधिकतर जब ब्रेन का ऐसा हिस्सा जिसमें सेरिबेलम या जो नीचे के ब्रेन का हिस्सा होता है, जो हमारी कोऑर्डिनेशन यानी हम किस तरीके से दोनों साइड की बॉडी को इक्वली एक सिंक्रोनाइजेशन में मूव करते हैं ना, तो वो जब अफेक्ट होता है, तब
इसको एक अटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ये सेरिबेलम जो हिस्सा है ब्रेन का, जो ये सारे कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, उसमें चोट लगती है या उसमें डैमेज होता है, जिसके वजह से बच्चे की जो मूवमेंट्स है उसमें डिसऑर्डर आता है। अधिकतर इन बच्चे को कंटिन्यूस मूवमेंट्स, ट्रेमर्स जिसको कहते हैं, मतलब बच्चा सीधा नहीं बैठता, शेक करते रहता है, इस तरीके की आपको मूवमेंट्स देखने मिलेंगी अटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी केस में। जो दूसरी कैटेगरी हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसको कहते हैं डिस्काइनेटिक या डिस्टोनिक सेरिब्रल पाल्सी, ऑल्सो कॉल्ड एज एथेटॉइड सेरिब्रल पाल्सी। अभी इसमें ना ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसको कहते हैं बेसल गैंग्लिया। ये ब्रेन के अंदर का हिस्सा होता है और नीचे की तरफ का हिस्सा होता है। अधिकतर उस जगह में जब डैमेज होता है तब आपको अटैक्सिक या सॉरी तब आपको एथेटॉइड या फिर आपको डिस्टोनिक या डिस्काइनेटिक टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी देखने मिलती है। और बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि जो मसल का जो टोन है या जो टाइटनेस है, ये मूविंग होता है या फ्लक्चुएटिंग होता है। मतलब कभी बच्चा बहुत ही लूज सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मसल्स में कोई जान ही नहीं है, और कभी बच्चे के मसल्स बहुत ज्यादा टाइट से हो जाते हैं। तो ये शिफ्टिंग पैटर्न्स आपको देखने मिलती है अधिकतर जब बच्चे को डिस्टोनिक या फिर डिस्काइनेटिक या एथेटॉइड टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी हो। तो अब जो अगला टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी है वो है हाइपोटोनिक सेरिब्रल पाल्सी। ये बहुत ही रेयर होता है, अधिकतर हाइपोटोनिया डाउन सिंड्रोम में ज्यादा देखा जाता है। लेकिन हाइपोटोनिया का मतलब है मसल्स में टेंशन की कमी होना। मतलब जो बच्चा होता है ना बिल्कुल फ्लॉपी सा होता है, मतलब कोई जान ही नहीं हो, जैसे कोई मसल में बिल्कुल एकदम लूज से पड़े हुए हो। इस तरीके के जब मसल्स में सिम्टम्स देखने मिलते हैं तब उसको हाइपोटोनिक सेरिब्रल पाल्सी कहा जाता है। अधिकतर ये भी सेरिबेलम के हिस्से में डैमेज होने की वजह से होता है, और इस वजह से ना बच्चे की जो मोबिलिटी है या मूवमेंट्स करने की जो एबिलिटी है वो कहीं लिमिट हो जाती है, बच्चा इनिशिएट ही नहीं कर पाता। अगले टाइप का जो सेरिब्रल पाल्सी है, ये सबसे कॉमन तरीके का सेरिब्रल पाल्सी होता है जिसको स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। इसमें ना स्पास्टिसिटी यानी मसल का टोन बहुत ज्यादा होता है। मतलब बच्चा जो है ना वो हाथ पैर को बहुत ही ज्यादा कड़क करके रखता है। अधिकतर इन बच्चों में ना मूवमेंट्स में प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी स्टिफनेस या टाइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि वो फ्रीली मूवमेंट्स ही नहीं कर पाते। और बेसिकली जो डेवलपमेंटल इश्यू आते हैं वो उसी की वजह से होता है। कॉन्ट्रैक्चर्स, डिफॉर्मिटीज, ये सारे बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं इन बच्चों में। और उसके बाद जो अगला टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी है, ये मिक्स टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी है। मतलब आपको डिस्टोनिया के भी सिम्टम्स देखने मिलेंगे, आपको स्पास्टिसिटी के भी सिम्टम्स देखने मिलेंगे। ये भी तब होता है जब ब्रेन के ना बहुत सारे हिस्सों में ऐसे डैमेज हुआ हो तब। और इसकी वजह से बच्चे को एक से ज्यादा तरीके के सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके कारणों के बारे में बात करें कि सेरिब्रल पाल्सी आखिर होता क्यों है, तो बेसिकली इसके जो कॉमन कारण होते हैं वो होता है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। अधिकतर जो बच्चों को मेनिंजाइटिस ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं बर्थ के बाद, जन्म के बाद, उनको सेरिब्रल पाल्सी आसानी से हो सकता है। अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाता है बिफोर बर्थ, अगर डैमेज की वजह से या किसी तरीके से, या फिर जब जन्म हो रहा है और डैमेज होता है ब्रेन में उसके वजह से, तब भी सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। या फिर अगर बच्चे के जन्म के बाद ब्रेन को डैमेज हुआ है माल हैंडलिंग की वजह से या किसी भी वजह से, तब भी बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। या फिर अगर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे कई बार होता है ना अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बच्चे के गले में अटक जाता है, ऐसे रोल हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन होता है आखिरी स्टेज ऑफ बर्थ में। तो तब भी सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं पहुंचता ब्रेन तक के। या फिर अगर बच्चे का जन्म के पहले ही किसी तरीके के ड्रग्स या एक्सरे का एक्सपोजर होता है, या अगर मदर जो है ये बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करती है या बहुत ज्यादा शराब का कंजम्पशन करती है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर बर्थ के पहले अगर माँ बहुत ही लाइक कच्चा मीट, रॉ मीट का कंजम्पशन करती है या फिश का, रॉ फिश का कंजम्पशन करती है, तब ये हो सकता है। और कई बार जेनेटिक कारणों की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके फैमिलीज में ये रन कर रहा है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को सेरिब्रल पाल्सी है इन योर ब्लड रिलेशन, देन ऑल्सो देर आर वेरी हाई चांस के आपके दूसरे जनरेशन में भी ये शिफ्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये थे कारणों के बारे में बात। अब बात करते हैं कि बच्चे को किस तरीके के साइंस और सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे। अब ये ना बहुत डिफरेंट होता है, हर एक बच्चे का अलग पैटर्न होता है, अलग प्रेजेंटेशन होता है,
और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस एरिया में इंजरी या डैमेज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे के साइंस और सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो फिजिकल सिम्टम्स एक तरीके के होते हैं और एक होते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो फिजिकल सिम्टम्स में बेसिकली ये देखा जाता है कि जो मसल्स टाइट होते हैं, तो जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म टाइम में बच्चे के को चांस होता है कि वो डिफॉर्मिटी या फिर हाथ ऐसे ट्विस्ट रहे या बेंड रहे और सीधे ना हो, एक ही पोजीशन में टेढ़े मुड़े हुए रहे, इस तरीके के शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स के वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटी बन जाता है। इसके अलावा बच्चे को बहुत ज्यादा ड्रूलिंग प्रॉब्लम होती है, बच्चा ठीक से चबा नहीं पाता है खाने को, और जो लाड़ होती है वो कंटिन्यूसली मुंह से निकलते रहती है। बच्चे की मसल टाइटनेस की वजह से जो रिफ्लेक्सेस जो हम लोग अक्सर चेक करते हैं बच्चों में, तो वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड दिखने मिलते हैं, और बच्चा बहुत ही हाइपरटोन होता है, या कई बार फ्लॉपी मसल टोन होता है, मतलब मसल टोन बिल्कुल है ही नहीं, ना के बराबर, एकदम लूज से मसल है। तो ये भी देखने मिलता है। लेकिन इसके अलावा बच्चों को डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि बच्चे की मूवमेंट लिमिटेड है, राइट, वो ठीक से चल फिर नहीं रहा है, तो उसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं। बच्चे को इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है, बार बार उनको बाथरूम जाना पड़ता है, होल्ड नहीं कर पाते हैं वो अपनी यूरिन को, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, ऐसे मूवमेंट्स जो वो बार बार करते रहता है, जो रोकता नहीं है, भले ही डैमेज हो रहा है फिर भी करते रहता है, तो इस तरीके के इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स देखने मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, मतलब दोनों हाथ कैसे सिंक्रोनाइजेशन में हमें मूव करने चाहिए, वैसा बच्चा ठीक से नहीं मूव कर पाता है। इसके अलावा गल्प करने में, चबाने में, कोई भी खाने को निगलने में तो दिक्कत हो सकती है बच्चे को, या फिर बच्चे को मूवमेंट्स करने में, यानी मोबिलिटी, चलना फिरना बैठना, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। और कई बार स्टिफनेस, जैसे मैंने कहा स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो स्टिफनेस भी हो सकती है। और अगर हम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यानी ब्रेन के अंदर या ओवरऑल सिम्टम्स की बात करें, तो बेसिकली क्रेनियल प्रेशर कई बार बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉपर ब्रेन एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस जैसी सेकेंडरी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, जहाँ पे जो एक फ्लूइड होता है जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो ब्रेन टेंशन बढ़ जाता है। ये सारी इशू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में देख सकते हैं, हर एक बच्चे में वो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इसके अलावा बिहेवियरल प्रॉब्लम बच्चे को हो सकते हैं, और बच्चे की जो डेवलपमेंट है, या जो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल का बच्चा जो चलने लगता है, वो आपको थोड़ा देरी से देखने मिलेगा, मतलब बच्चा शायद 3 साल का, 4 साल का, उसके बाद चलना शुरू करे, या उससे भी ज्यादा लेट हो सकता है कई बार। उसके अलावा बातें करने में, स्पीच में, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, कई बार आईक्यू अफेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो इम्पेयर होती है। सेंसरी इम्पेयरमेंट, मतलब जो सेंसेशंस हमारे सारे बॉडी के होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते, और कई बार विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट भी बच्चों को होता है। तो ये ओवरऑल बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो है वो धीरे धीरे बिल्डअप हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे में हर एक सिम्टम्स प्रेजेंट हो, ये पूरा डिपेंड करता है कौन से ब्रेन एरिया में डैमेज हुआ है। अभी इन सारे सिम्टम्स के अलावा, जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है, ब्रेन में डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से ना बच्चों को दूसरे सेकेंडरी इश्यूज भी आ सकते हैं। ये बिल्कुल एक अलग तरीके की प्रॉब्लम धीरे धीरे फिर बननी शुरू हो सकती है। तो ये सेकेंडरी प्रॉब्लम्स या को एग्जिस्टिंग कंडीशन जिसको हम कहते हैं, वो हो सकती है। पहले तो अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कई बच्चे ना बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, वो खुद को ही डैमेज कर देते हैं, उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो कंटिन्यूसली एक जगह शांत नहीं बैठ पाते, और बस ऐसे हाइपर होते हैं बेसिकली। तो ये होता है। कई बार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब ऑटिज्म हो सकता है बच्चों को। कई बार बच्चों को दर्द बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मसल टाइटनेस बहुत ज्यादा होती है, तो वो हो सकता है। कई बच्चों को फिट बार बार आते हैं, एपिलेप्टिक अटैक बार बार आते हैं। कई बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, मतलब उनको सीखने समझने में, सोशलाइज करने में दिक्कत होती है, बात करने में प्रॉब्लम होती है, स्पीच सही नहीं होती बच्चे की। कई बच्चों को स्क्विंट की प्रॉब्लम होती है, या कई बच्चों को विजन हियरिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे एसोसिएटेड डिसऑर्डर हैं जो बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं सेरिब्रल पाल्सी डिसऑर्डर में। जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो सीटी स्कैन है, एमआरआई स्कैन है, उसके बाद ईईजी है, जेनेटिक टेस्ट है, ये सारे जो टेस्ट होते हैं इससे पता लग सकता है कि कितने लेवल का ब्रेन डैमेज या ब्रेन इंजरी हुई है, और इसीलिए डॉक्टर अधिकतर ये सारे टेस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन सारी टेस्ट के माध्यम से ये पता किया जाए कि कौन से ब्रेन के एरिया में डैमेज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर ट्रीटमेंट प्लान को डिसाइड किया जा सकता है।
बात करते हैं प्रोग्नोसिस की, मतलब कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चे के इम्प्रूवमेंट आने की। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये डिपेंड करती है बिल्कुल ही पहले तो कितने लेवल की ब्रेन इंजुरी हुई है उस पे। जितनी ज़्यादा गहरी चोट मस्तिष्क या दिमाग पे लगी होंगी, उतने ही लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट बच्चे के ज़्यादा होते हैं और बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस है ये कम होते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर थेरेपी की मदद लेते हैं, रेगुलरली प्रोग्रेसिवली बच्चे के डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, तो बच्चे की जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको हम बहुत ही आसानी से अचीव कर पाते हैं। हम उसे समझ पाते हैं, उसको अटेन कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा कई बार ना बच्चों को दूसरे इश्यूज भी साथ में आ जाते हैं, जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस के फॉर्म लेते हैं। इन सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के चलते बहुत सारी दिक्कतें आती है बच्चों के डेवलपमेंट में। ये क्या होते हैं सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन या फिर कहते हैं फैक्टर्स? तो इसमें का एक है, अगर बच्चों को जो बच्चा है उसको खाने में दिक्कत आती है या उसको चबाने में या निगलने में दिक्कत आती है, तो उसका न्यूट्रिशन इम्पेयर हो जाता है। तो वो एक कारण है। इसके अलावा अगर बच्चे को सुनने की क्षमता अगर कम है, बच्चे की बोलने की क्षमता कम है, अगर बच्चे की दिखाई देने की जो एबिलिटी है, जैसे कई बच्चों को स्क्विंट होता है या कई बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनको विजन भी उनकी नहीं होती है। अगर ऐसा फैक्टर आ जाता है तो डेफिनेटली जो इम्प्रूवमेंट के चांस है या फिर उसमें डिले हो जाता है या थोड़ा सा और दिक्कत आती है बेसिकली। इसके अलावा कई बच्चों का आईक्यू कम होता है, कई बच्चे हाइपर सेंसिटिव होते हैं, सेंसरी इश्यूज होते हैं, तो वो खुद ही को हार्म करते हैं, सेल्फ डैमेज करते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। कई बच्चों को बार बार फिट आते हैं, तो इन फिट के चलते भी बच्चों को दिक्कतें आती है। और रेस्पिरेटरी इश्यूज, जैसे बच्चा रेगुलरली चल फिर नहीं सकता है, मसल्स के टोन में प्रॉब्लम है, तो ये मसल जो है ना वो बच्चे की रेस्पिरेटरी एबिलिटी या सांस लेने की एबिलिटी को भी अफेक्ट करेगा और उसी की वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज आने शुरू होते हैं। और इन सब के चलते बेसिकली बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाती और बच्चा जो है ये एक मैक्सिमम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये अचीव नहीं कर पाता। तो ये सारा कितना अचीव कर सकता है वो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सेरिब्रल पाल्सी का आज तक के क्योर डेवलप नहीं हुआ है। ऐसी कोई भी दुनिया में दवाई नहीं आई है जो सेरिब्रल पाल्सी को क्योर कर सके या उसको कम्प्लीटली 100% ठीक कर सके। ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम जो ट्रीटमेंट होती है ये रेगुलरली होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट के मदद से ही बच्चे की डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है और जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन है उसको कम किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो होती है ये बच्चे के सिम्टम्स को करेक्ट करने के लिए की जाती है। और ट्रीटमेंट जो है ये बेसिकली अलग अलग थेरेपिस्ट, अलग अलग स्पेशलिस्ट अपने अपने एंड से जो भी डैमेज या का जो एरिया या जो भी इम्पेयरमेंट का जो एरिया है उसको ठीक करने के लिए फॉलो करते हैं। इसमें बेसिकली अगर हम कहें तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी बच्चे के इम्पेयरमेंट्स है उसको हम मिनिमाइज करें और जो भी बच्चे की एबिलिटीज है, जो भी बच्चा खुद से कर पा रहा है, उन सारी चीजों को और से ज्यादा और एनहांस करें। अधिकतर जो बच्चे हैं उनकी जो ट्रीटमेंट है उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब पेरेंट बच्चे के साथ मिल के ट्रीटमेंट करते हैं तो एक लंबे समय के लिए ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और लंबे समय तक के लिए ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाके ब्रेन जो है ये अडाप्ट करता है। दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि जितना अर्ली या पहले डिटेक्शन हो और उसके बाद जितनी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू की जाए उतना ही बेहतर है इसमें कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऑन द वे ऑफ रिकवरी आते हैं जो बच्चे के जो भी आपने अचीव किया है डेवलपमेंट या ग्रोथ उसको आपको वो ठीक से नहीं करने देंगे। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है सेरिब्रल पाल्सी के मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर मैं दवाइयों की स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो दवाइयाँ हैं ये जो सिम्टम्स है उसको करेक्ट करने के लिए दी जाती है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं दी जाती। बहुत ही कॉमन से आपको सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स देखने मिलते हैं एक सेरिब्रल पाल्सी पीड़ित बच्चे में, जिसको मेडिकली मैनेज किया जाता है।
और उन चीज़ों के लिए कुछ दवाइयाँ जो कॉमनली दी जाती है वो है, पहली तो एंटीकोलिनर्जिक्स, मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉकर्स। मतलब कई बच्चे की जो टाइटनेस है ना ये बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें कम करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉकर टाइप की जो मेडिसिन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कई बच्चों को फिट आने की प्रॉब्लम होती है और उनके लिए फिट की दवाई, जिसको एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन कहते हैं, इसका यूज किया जाता है। बच्चों को एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है क्योंकि कई बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइटनेस बढ़ती जाती है, तब एंटी डिप्रेसेंट का यूज किया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती है क्योंकि कई बार बच्चों को बार बार जॉइंट्स में, मसल्स में, बॉडी में इन्फ्लेमेशन की टेंडेंसी होती है, दर्द भी वही कई बार होता है क्योंकि बच्चे के मसल टोन ठीक नहीं है, तो उस समय में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का यूज किया जाता है। बैक्लोफेन एक ऐसी दवाई है जो दर्द कम करने के लिए यूज की जाती है और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज की जाती है, और इसीलिए जो बच्चे स्पास्टिसिटी के प्रॉब्लम से जूझते हैं उनके लिए बैक्लोफेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है जो रेगुलरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी, सीजर्स और जो इंसोम्निया यानी नींद कम आने की जो प्रॉब्लम होती है उसको कम करने के लिए बेंजोडाइज़ेपाम, ये एक ग्रुप है मेडिसिन का, ये दिया जाता है। इसके अलावा कई बार बोटॉक्स थेरेपी को यूज़ किया जाता है और बोटॉक्स को इंजेक्ट किया जाता है उन मसल्स में जहाँ टाइटनेस या स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा नर्व ब्लॉकर्स है और दूसरी तरीके के मसल रिलैक्सेंट है, इनको यूज़ किया जाता है। कई बार बच्चों को जो कॉन्स्टिपेशन है इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है और इस चीज़ के चलते स्टूल सॉफ्टनर्स भी दिए जाते हैं, लैक्सेटिव्स भी दिए जाते हैं, ताकि बच्चे का जो पेट है ये हमेशा साफ रहे और ओवरऑल बॉडी का सिस्टम बच्चे का अच्छा बना रहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं थेरेपी के बारे में। थेरेपी के बारे में मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थेरेपी, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं इसके कुछ लिमिटेशंस है। डेफिनेटली दवाइयाँ ज़रूरी है, उसका कोई डाउट नहीं, लेकिन जो बच्चे का रियल प्रोग्रेस है वो थेरेपी की मदद से होता है। और थेरेपी सिर्फ फिजियोथेरेपी की मैं अभी बात नहीं करूंगी, बल्कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी या ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की मदद से बच्चे के डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो शुरुआत में फिजियोथेरेपी के बारे में बात करके करूँगी। तो फिजियोथेरेपिस्ट का जो रोल होता है ना, वो बच्चे की फिजिकल इंडिपेंडेंस यानी बच्चे की बैठने की क्षमता, उठने की क्षमता, चलने की क्षमता, इन सारी क्षमताओं को कैसे ठीक किया जा सकता है, उस पे फोकस करती है। और इसीलिए जो फिजियोथेरेपी है, इसका ब्रेन कॉग्निशन, इम्प्रूवमेंट इन मोबिलिटी है। अगर कोई बच्चे को दर्द हो रहा है जॉइंट रिलेटेड इश्यूज के कारण या फिर मसल स्टिफनेस के कारण, तो उसको कैसे ठीक करना है, या बच्चे की बैलेंस को कैसे इम्प्रूव करना है, कोऑर्डिनेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, या ओवरऑल बच्चे की इंडिपेंडेंट वॉकिंग की जो एबिलिटी है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उस पर फोकस होता है। जबकि हम अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें तो बच्चे की कॉग्निटिव और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कुछ दिनचर्या के ऐसे एक्टिविटीज़ या टास्क बच्चे को रिपीटेडली दिए जाते हैं, जिससे बच्चे के लिए वो एक रूटीन का पार्ट बन जाए और वो उन सारी दिनचर्या के टास्क या एक्टिविटीज़ को ठीक से कर पाए, ताकि बच्चे को जो ओवरऑल लाइफ स्किल्स है उसमें दिक्कत ना आए। इसमें बेसिकली फाइन मोटर एक्टिविटीज, मतलब हाथों का इस्तेमाल करना, चीज़ों को कैसे पकड़ना है, कैसे चीज़ों के साथ खेलना है, कैसे कलर को रिकॉग्नाइज करना है, ये सारी चीज़ों को फोकस करके कैसे सिखाना है बच्चे को वर्ड्स, ये सारी लर्निंग रिलेटेड एबिलिटीज को फोकस किया जाता है और उस पर काम किया जाता है। इसके अलावा जब हम स्पीच थेरेपी की बात करते हैं तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप होता है क्योंकि बच्चा ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर पाता है अपने शब्दों को, और उस समय स्पीच थेरेपी का रोल आता है। और स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वो मदद करते हैं बच्चों की अपनी स्पीच को इम्प्रूव करने में और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में। और कई बार ऑल्टरनेटिव थेरेपी जैसे कि हिप्पोथेरेपी, जिसमें हॉर्स राइडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा म्यूजिक थेरेपी है, आर्ट थेरेपी जिसको मंडाला थेरेपी भी कहा जाता है, एक्वेटिक थेरेपी है, एक्यूपंक्चर है, इन तरीके की थेरेपीज को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है ताकि बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें कोई कमी ना आए। तो दोस्तों इवन सर्जरी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है सेरिब्रल पाल्सी मैनेजमेंट में, जिसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जाता है।
क्या होता है ना, जब बच्चे बहुत धीरे-धीरे ग्रो करते हैं, उनकी मूवमेंट्स अगर ठीक से डेवलप नहीं होती, तब जो मसल्स है, जो जॉइंट्स है, इसकी शेप में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, ऑल्टर होने लगते हैं, मसल्स टाइट होने लगते हैं और ऐसे समय फिर डिफ़ॉर्मिटीज़ है, डिसलोकेशन है, कॉन्ट्रैक्चर्स है, ऐसी चा सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बनने लगती है और इसको फिर एक स्टेज के बाद सर्जरी ही ठीक कर पाती है। कई बार तो सर्जरी की मदद से बच्चे जो है ये चलना शुरू कर पाते हैं। तो सर्जरी कई पेरेंट्स अवॉइड करते हैं, बट कई बार सर्जरी लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए कि सर्जरी ठीक नहीं है या हमें सर्जरी नहीं करनी है। देखिए कि उससे कितना फ़ायदा हो रहा है और अगर वो फ़ायदेमंद है तो ज़रूर से करनी चाहिए। तो अधिकतर सर्जरी जो की जाती है बेसिकली जो फिक्स्ड जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स है उसको करेक्ट करने के लिए की जाती है। अगर बच्चे के फुट या पैर के एड़ी के पंजे की शेप में कोई प्रॉब्लम है तो उन डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करने के लिए की जाती है। अगर बच्चे के मसल कॉन्ट्रैक्चर बन गए हैं दूसरे जगहों में जैसे नी जॉइंट पे है, हिप जॉइंट पे है, तो उसको करेक्ट करने के लिए की जाती है। अगर बच्चे को स्पाइनल स्कोलियोसिस या कर्वेचर ऑफ स्पाइन में दिक्कत है तो उसके लिए की जाती है। बच्चे के ओवरऑल बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को ठीक करने के लिए की जाती है। इसके साथ ही साथ अगर बच्चे का पोस्चर सही करना है, करेक्ट करना है तो उसके लिए की जाती है। अगर हिप डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है तो उसको फिर से करेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे डिसलोकेशन लोकेशन सिनेरियो में भी सर्जरी का यूज़ होता है। कई बच्चों को ट्रेमर का प्रॉब्लम है तो ऐसे समय में भी सर्जरी हेल्पफुल रहती है। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कोई नर्व कंप्रेशन की वजह से, तब भी सर्जरी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और इस तरीके की कुछ और भी कंडीशन जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ है, पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम भी बच्चे में डेवलप हो सकते हैं और ऐसे समय सर्जरी का हेल्प लेना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में। बहुत सारे सपोर्टिव टूल्स आते हैं मार्केट में जो बच्चों को मददगार साबित करते हैं उनकी डे टू डे लाइफ को जीने में। ये सारे जो टूल्स होते हैं ये हियरिंग या लिसनिंग के रिलेटेड होते हैं, विजन के रिलेटेड होते हैं, मोबिलिटी के रिलेटेड होते हैं और ये सारे जो स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस है इसकी मदद से बच्चे की लाइफ या जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। ये कुछ सिंपल से डिवाइसेस की अगर मैं बात करूँ तो कॉक्लियर इम्प्लांट या हियरिंग एड जिसको आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बोर्ड जो बच्चा अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो कम्युनिकेशन बोर्ड्स जो आते हैं वो भी यूज़ करता है बच्चा। आई ट्रैकिंग डिवाइसेस है, टाइपिंग एड्स है, राइटिंग एड्स है, अगर अडेप्टेबल स्पून आती है, मोबिलिटी जैसे व्हील चेयर हो गई या स्टिक हो गई, इन तरीके के जो मोबिलिटी टूल्स आते हैं इन सारी चीज़ों से भी काफ़ी मदद मिलती है बच्चे की लाइफ को बेहतर बनाने में। तो जब मैं असिस्टिव डिवाइसेस की बात करती हूँ तो मोबिलिटी एड्स को तो बिल्कुल भी हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। मोबिलिटी एड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। केन्स, क्रचेस, लिफ्ट्स, पावर स्कूटर्स आते हैं, ऑर्थोटिक डिवाइसेस आते हैं, बेल्ट्स आते हैं अलग अलग तरीके के जैसे कैलिपर्स है, एंकल फुट ऑर्थोसिस है, हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस है, लंबर कॉर्सेट है। ये सारी तरीके की जो चीज़ें हैं ये बच्चे के इंडिपेंडेंस या मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल रहती है। तो ये आप बिल्कुल से यूज़ कर सकते हैं आपके बच्चे में भी अगर आपके बच्चे को मैक्सिमम कहते हैं कि इंडिपेंडेंस अचीव करने में मदद करनी है। तो दोस्तों ये है एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन सेरिब्रल पाल्सी के बारे में। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको मदद कर पाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इन अ बेटर एफिशिएंट वे। और इसीलिए हम अपनी टीम के साथ इस पे काम कर रहे हैं जहाँ हम ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई है, आप उसमें हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।